नमस्कार। आज़ादी मिलने के करीब 17 साल बाद पाकिस्तान ने जो उसके कब्ज़े में कश्मीर है उसके 5180 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन को भेंट कर दी। चीन ने वहाँ पर काराकोरम हाईवे बनाया। हम तब से लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करते आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चीन के साथ अपने व्यापार के रिश्ते भी बढ़ाते जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। अब चीन ने एक बनाया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बार फिर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर काराकोरम वाले रास्ते से ही पाकिस्तान से होकर निकलता है। हमें उस पर भी एतराज़ है, क्योंकि हम तो ये मानकर चलते हैं कि वो कश्मीर हमारा है। लेकिन हमने पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ अपने तिजारती रिश्तों में, व्यापार के रिश्तों में कमी नहीं आने दी, बल्कि बढ़ोतरी ही करी है। ऐसा क्या हुआ कि कल जो सम्मेलन ख़त्म हुआ बीजिंग में, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, उसमें हमने किसी को भेजा ही नहीं, हमारी तरफ से कोई गया ही नहीं। 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष गए और 62 देशों के नुमाइंदे कुल मिलाकर गए। सिर्फ 2 देश नहीं गए, हम और भूटान। वन बेल्ट वन रोड है क्या आखिरकार? आप कल्पना कीजिए, सिंगापुर से लेकर और यूरोप तक चीन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी घोषणा उसने 2013 में कर दी थी, जिसके मुताबिक सड़कों का नेटवर्क होगा, पाइपलाइंस होंगी, साथ में समुद्र का रूट भी होगा जिसमें श्रीलंका भी शामिल है। साउथ चाइना के ज़रिए अपने रूट्स को पक्का करना एक मकसद है। $40 अरब चीन लगाएगा और करीब 1700 करोड़ डॉलर एशियन बैंक के ज़रिए लगाएगा, और एक ऐसा पूरा नेटवर्क बनेगा, उसमें बाकी देश भी हिस्सा लेंगे, अपना अपना पैसा लगाएंगे, जिससे तिजारत में, व्यापार में बहुत तेज़ी आएगी और चीन एकदम छा जाएगा पूरे दुनिया में। अभी भी छाया हुआ है। भारत ने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया? हालांकि भारत को भी निमंत्रण था। भारत ने सिर्फ ये कह के हिस्सा नहीं लिया कि क्योंकि चीन के जो रास्ते हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाते हैं, इसलिए हम नहीं ले रहे। हकीकत ये है कि इस वक्त अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट क्या है, चीन की 50 कंपनियां इस रूट पर सड़कें, बंदरगाह, एयरपोर्ट, पाइपलाइन, बिजली की लाइंस, ये सब बनाने का काम करेंगी। 1700 प्रोजेक्ट हैं ऐसे। कल्पना कीजिए हम इसमें भागीदार होते तो हमें क्या क्या मिलता। लेकिन ये एक विचार है। दूसरा विचार ये है जो भारत सरकार का, वो ये है कि अगर हम जाते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो जो बाकी के जितने देश शामिल हैं उनका कर्जा बढ़ेगा। उसके जवाब में चीन ने ये कहा है कि बड़े हैरानी की बात है कि जो कमेंटेटर है उसको चिंता है और जो खिलाड़ी हैं उनको चिंता नहीं है। वो अपना कर्जे का बोझ बढ़ाने को तैयार हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है एक ऐसा भविष्य जब ये पूरा इलाका कनेक्टेड हो जाएगा सड़कों के जाल से, ये अपना पानी के रास्ते भी, पाइपलाइंस भी हो जाएंगी, तिजारत कितनी बढ़ेगी आप कल्पना कर सकते हैं। तब भारत हाशिए पे आ सकता है। ये जो बीजिंग में जो मीटिंग हुई बेल्ट रोड इनिशिएटिव के नाम पे, जो कि एक पुराने जो सिल्क रूट को पूरे रिवाइव करने का और एशिया और यूरोप और एशिया अफ्रीका के बीच में जो डिस्टेंस है बिल्कुल उसको श्रिंक करने का प्रोजेक्ट है। $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। उस पर मीटिंग हुई, उस पर लोगों ने बात रखी। 130 देश थे उसमें, और लोगों ने अपनी बात रखी कि किस तरह चाइना को इस इनिशिएटिव को एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क में उसको करना पड़ेगा और एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। तो यही बात रखने के लिए हिंदुस्तान भी अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ भेज सकता था, मगर हिंदुस्तान वहाँ नहीं गया। तो ये एक निराशा रही, क्योंकि अगर एशियन सेंचुरी की आप बात करते हैं, जो पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने बात करी है, मनमोहन सिंह ने, वाजपेयी जी ने करी है और नरसिम्हा राव और मोदी जी ने भी करी है। अगर उस एशियन सेंचुरी को अगर आपको बनाना है तो इंडिया का होना ज़रूरी है इस इनिशिएटिव में। इंडिया चाइना का साथ होना ज़रूरी है, और ये पाकिस्तान के नाम पे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम पे अगर इस इनिशिएटिव को इंडिया नकारती है तो ये अपने पाँव में मेरे ख्याल कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। अब जो देश जिनको इनवाइट किया गया था, जिन्होंने हिस्सा लिया,
साउथ ईस्ट एशिया से ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर लेस्ट, वियतनाम। मध्य एशिया से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, मतलब जो गल्फ़ का इलाका है, और उत्तरी अफ्रीका, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमन, कतर, सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीन, सीरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन। उसके अलावा दक्षिण एशिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, जिनको बुलाया गया था, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और यूरोप, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कल्पना कीजिए। यूरोप में अल्बानिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बल्गेरिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, जॉर्जिया, हंगरी, लाटविया, लिथुनिया, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, रशिया, सर्बिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, टर्की, यूक्रेन। सिर्फ 2 देश नहीं गए, सिर्फ 2 देश नहीं गए, भारत और भूटान। बाकी 62 देश है गए वहाँ पर, उन्होंने हिस्सा लिया इस कॉन्फ्रेंस में जो कल ख़त्म हुई 15 मई को, और 29 राष्ट्राध्यक्ष गए। क्या हमें कैकेयी बन के कोप भवन में रहना चाहिए था, या जो हमारा इलाका है जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको लेकर अपना विरोध जताकर इसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए थी? चरित्र क्या होता है, और ख़ासकर राजनीतिक चरित्र क्या होता है? क्या चरित्र सेक्सुअल मोरालिटी है सिर्फ, या चरित्र वो भी है कि आप चवन्नी चोर ना बने ज़िंदगी में, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जाकर इधर उधर देखकर किसी के जूते ना उठाएं? अगर भगवान ने आपको मौका दिया है, कुदरत ने आपको मौका दिया है कि जनता की सेवा कर सकें, तो कुछ 100 करोड़ इधर उधर साइफन करके ना ले जाएं। पनामा के जो बैंक से उसमें पैसा जमा ना कराएं, स्विस बैंक से उसमें पैसा जमा ना कराएं, जनता से जो वादे किए पूरे करें। ये भी चरित्र का ही हिस्सा होते हैं। चाल, चरित्र, चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा था। इस नारे को याद करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी पर तो लागू करते ही हैं, ज़रा दूसरी पार्टियों पर भी लागू किया जाए। अब भी हाल ही की बात है, सन 2011 की बात है, 6 साल भी नहीं भी हुए, 6 साल होने जा रहे हैं। अन्ना हज़ारे एक महात्मा गांधी बनकर आए थे, महात्मा गांधी पार्ट 2, जैसे एल के अडवाणी सरदार पटेल पार्ट 2 बनकर आए थे। तो अन्ना हज़ारे महात्मा गांधी पार्ट 2 बनकर आए थे। बहुत बड़ा आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने शुरू किया था। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान जुड़े थे, अपना विश्वास सौंप कर, विश्वास करके। कैसे कैसे लोग साथ में थे, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक बार फिर कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग साथ में थे? अन्ना हज़ारे थे, किरण बेदी थी, अग्निवेश थे, संतोष हेगड़े थे, उसके अलावा राजेंद्र सिंह पानी वाले थे, उसके अलावा आप ये बिन्नी, एक बिन्नी नाम, विनोद कुमार बिन्नी नाम के साहब थे, और भी बहुत से लोग जुड़े। लेकिन एक एक करके सब बाहर जाते रहे या बाहर होते रहे। प्रशांत भूषण भी बाहर हुए, योगेंद्र यादव भी बाहर हुए, प्रशांत भूषण के जो पिता हैं शांति भूषण, वो भी बाहर हुए, सब बाहर होते गए। शाज़े अलमी बाहर हुई, हाँ, किरण बेदी भी बाहर हुई, सब बाहर होते गए। अब जो बचे खुचे लोग रह गए हैं उसमें से एक और बाहर हुए, कपिल मिश्रा, और जो बाकी बच जाएंगे उसमें एक कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और 1-2 और लोग होंगे। ये किस तरह का राजनीतिक चरित्र है? मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद अरविंद केजरीवाल के आसपास और कोई नहीं बचेगा, अकेले केजरीवाल बचेंगे, और वो अपना ही इस्तीफ़ा अपने आप को भेजा हुआ एक्सेप्टेड करके इत्मीनान से रखेंगे, और फिर चाय की चुस्की लेंगे कि मेरा काम पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस की। अमित शाह कहते हैं कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, इसलिए वो बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना रहे हैं। इतने कांग्रेसी बीजेपी में लिए गए हैं, इतना डिफेक्शन इंजीनियर किया गया। ये चाल, चरित्र, चेहरा, ये होता है क्या? अगर आप लिस्ट देखें लोगों की, कैसे कैसे लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, आप हैरान होंगे। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ आपके सामने जो इस नए दौर के आया राम गया राम रहे हैं। एक ज़माना था जब भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, तो वो पूरी कैबिनेट समेत कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और 2 MLA ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन में
काफ़ी दफ़े पार्टी बदली थी। सुबह इधर थे, दोपहर में उधर थे, आफ्टरनून में उधर थे, शाम को वहाँ थे। तो उनका नाम, एक का नाम गयालाल था और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आया राम गया राम, तब से ये नारा बना वहाँ पर। कुछ आया राम गया राम आज के दौर के मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ तो बता ही दिए आपको। बवाना के एमएलए, दिल्ली में बवाना के एमएलए वेद प्रकाश, जो आम आदमी पार्टी से थे, वो बीजेपी में चले गए। फिर विनोद कुमार बिन्नी, राजेश गर्ग, अशोक चौहान, ये सब आम आदमी पार्टी के थे, ये भी बीजेपी में चले गए। इससे पहले शाजी अलमी तो जा ही चुकी थी। और रामविलास पासवान, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये। रामविलास पासवान इस वक्त मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स हैं। फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके पास है। लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य हैं, 8 दफ़े लोकसभा के मेंबर रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना करियर शुरू किया था और 1969 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने थे। उसके बाद उन्होंने लोक दल ज्वाइन किया 1974 का, चौधरी चरण सिंह का, ठीक है। और उसके बाद ये 1977 में जनता पार्टी में चले गए। उसके बाद ये हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सन 1980, 84, 99, 96 और 98 में जीते। इन 2000 में इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना करी और 2004 में ये मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल हो गए। उसके बाद 2009 का चुनाव ये हारे, लेकिन राज्यसभा में आ गए। पासवान साहब ने बहैसियत कैबिनेट मिनिस्टर 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नीचे काम किया, के साथ काम किया है। इसमें यूपीए भी है, इसमें एनडीए भी है, इसमें देवेगौड़ा वाला वो कंबाइंड भी है। एक और नाम है नवजोत सिंह सिद्धू, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से नेगोशिएट करते रहे, बात नहीं बनी तो कांग्रेस में चले गए। ये कुछ नाम हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन तमाम लोगों के होते हुए, पिछले 70 साल का इतिहास ले लीजिए और पिछले 3 साल का भी ले लीजिए, जितने भी नेता आए हैं, इनके सबके होते हुए क्या आज तक ये सुनिश्चित हो पाया है कि हमें पीने का पानी साफ मिले, हमें एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम मिले हमारी सेहत के लिए जो बहुत महंगा ना हो, हमारे बच्चों को सही तालीम मिल पाए अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में, जो लोग कॉलेज वगैरह से पढ़कर बाहर निकलते हैं उनको अच्छी ठीक ठाक नौकरियां मिल पाएँ। क्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है? क्या ये सुनिश्चित हो पाया कि किसान आत्महत्या ना करें? मतलब इन सब के होने का जो रूलिंग क्लास हमारी रही है शुरू से लेकर अभी तक, ये बुनियादी बातें तक अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई हैं। ये सोचने की बात है। आखिरकार हर 5वें साल ये आ जाते हैं, हमारा वोट ले जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, हमारे हाथ कट जाते हैं एक दफ़े वोट दे के। इस पर सोचना चाहिए और इस पर कुछ ऐसे फोरा बनने चाहिए जो प्रबुद्ध नागरिकों के हों, जो जागरूक नागरिकों के। नमस्कार।